आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम कैटालिसिस या फिर काइनेटिक्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें एंजाइम एज ए कैटलिस्ट काम करेगा उनके रेट को स्टडी करना काइनेटिक्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन कहलाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग एंजाइम एज ए कैटलिस्ट, जिसमें ई एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है, एस कोई सबस्ट्रेट, और उसकी रिएक्शन जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइंड होगा तो हमें एक कम्प्लेक्स देगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, जो एक फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में होगी। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ई एस जो सबस्ट्रेट हमें मिला है ये आगे हमें प्रोडक्ट देगा और एंजाइम हमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट तो यूज़ होता नहीं है प्रोडक्ट में, ठीक है, वो हमें अलग निकल के आता है और हमारी रिएक्शन को क्या करता है, सिर्फ स्पीड बढ़ाता है। ज़रूरी नहीं, कुछ स्लो भी कर देते हैं कैटलिस्ट हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा स्टेप बताता है, वो स्टेप जो स्लो हो वही हमें रेट के बारे में बताता है। तो पहला स्टेप हमारा फास्ट है, सेकंड हमारा स्लो है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। तो रेट इज इक्वल टू K2ES। किसी भी टाइम पे हमारे पास ये जो E है ये हमारी एंजाइम की कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जब कोई भी टाइम शुरू नहीं हुआ होगा। E प्लस ES जब कुछ हमारे पास ये E है कब, जब हमारे पास टाइम 0 था, तो ये कुछ टाइम हो चुका है, उस टाइम पे हमारे पास कम्प्लेक्स भी बन चुका है, प्रोडक्ट भी बन गया, और प्रोडक्ट के साथ साथ हमें E मिल भी रहा है, और दूसरा ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन। तो क्या कहते हैं हम, फॉर मैक्सिमम रेट हमारे पास E जो है 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि जितना खाली एंजाइम हमारे पास मिल रहा है वो जल्दी जल्दी कम्प्लेक्स के साथ कंबाइंड होकर हमें एक कम्प्लेक्स दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी होगी उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी भी बन जाएगी, मतलब जितनी हाँ यहाँ पे हुई उतनी ही कन्वर्ट हो जा रही है हमारे इस कम्प्लेक्स में। तो रेट इज इक्वल टू K2ES। K2ES तो K2ES, ES हमारे पास क्या है, ये एक कम्प्लेक्स है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता ही नहीं होती। हमारे पास एंजाइम कितना हमने लिया है वो पता होता है, सबस्ट्रेट हमने कितना लिया है वो पता होता है, लेकिन ES कितना बना वो पता नहीं होता है। वो हम एक मेथड से पता कर सकते हैं, वो है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, या फिर हम EA से भी पता कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन से। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ SSA, मतलब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो ये क्या कहता है, ऑन अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कहता क्या है। ये कहता है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स बन रहा है उसके बनने का जो रेट है वो बराबर है उसके यूज़ होने के रेट के बराबर। मतलब एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, एक साइड से हम ES बना रहे हैं और दूसरी साइड उसको यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है हमारे पास E प्लस S जो आपको दे रही है सबस्ट्रेट, और ये रिएक्शन आपको प्रोडक्ट दे रही है प्लस E दे रही है, ठीक है। तो ये आपका इसको बनने में कौन कौन सा कांस्टेंट यूज हो रहा है, K1 और K-1, और K1 यूज हो रहा है फॉर्मेशन में और कंजप्शन में, मतलब इसको यूज आगे हम कर रहे हैं, एक इस रिएक्शन के लिए दूसरा इस रिएक्शन के लिए। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES है हमारे पास E और S, और कंजप्शन क्या है K-1 E प्लस K2, ये 2 है हमारे पास ES। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास E की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। E की कंसंट्रेशन हमारे पास कैसे मिलेगी, हम क्या करेंगे, ये कंबाइन निकालेंगे और फिर वैल्यूज निकाल देते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास क्या हो जाता है, K1ES इज इक्वल टू K-1ES प्लस K2ES इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, ये कंबाइन निकाल देते हैं, लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा हमारे पास एक कंडीशन आ जाती जब E0 इज इक्वल टू ES। और हम क्या जानते हैं, स्टार्टिंग में जब हमारे पास कुछ काम हो गया होता है रिएक्शन में, तो हमारे पास E0 किसके बराबर हो जाता है, E प्लस ES के बराबर। तो इसमें भी हम ES की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे,
इस ई को इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास ई एस रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बन जाएगा ई नॉट, हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ई नॉट माइनस ई इज इक्वल टू ई एस। ठीक है, ये बन जाएगी हमारे पास एक रिएक्शन। हमने क्या कहा स्टार्टिंग में, जब हमारे पास कुछ काम हो चुका होता है ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस ई एस, तो हम क्या करेंगे, हम ई की वैल्यू निकालेंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 जो हमने दी थी उसमें ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा के 1 इज इक्वल टू के ई एस हमारे पास था, हमारे पास ऐसे करके रिएक्शन थी, के ई एस इज इक्वल टू के माइनस 1 ई एस प्लस के 2 ई एस। तो हमने क्या किया, हमने इस ई की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास आ जाता है के 1, ई की जगह वैल्यू डालेंगे हम ई नॉट माइनस ई एस, फिर ई एस इज इक्वल टू जो हमारे पास है, इसको आप पहले से भी कंबाइंड लेके रख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने कंबाइंड लेके रखा है, यहाँ पे मैं सेपरेटली रख रही हूँ, प्लस के 2 ई एस, ये ऐसे करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे, के 1 इंटू ई नॉट इंटू एस माइनस के 1 इंटू ई एस एस इज इक्वल टू के माइनस 1 ई एस प्लस के 2 ई एस। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं इसको, देखिए ई एस वाला जो भी पार्ट होगा उसको सेम साइड रखेंगे। तो हमारे पास के 1 ई नॉट एस के माइनस 1 एस प्लस के 2 ई एस, माइनस का इस साइड प्लस हो जाएगा, के 1 ई एस। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास, हम इसको कंबाइन कर देंगे, इसको इसको और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और बाहर ई एस कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पोर्शन आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पोर्शन आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ई चाहिए था, क्योंकि हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था रेट इज इक्वल टू के 2 ई एस। ये वैल्यू हमारे पास थी नहीं कि कितनी कंसंट्रेशन है इस कॉम्प्लेक्स की, तो ये हमें यहाँ से आ गई, तो ये हमने पुट कर दी। तो हमारे पास ई एस की कंसंट्रेशन कितनी आई, के 1 ई नॉट एस डिवाइडेड बाई के माइनस 1 के 2 प्लस के 1 एस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इसकी जगह पे यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर की जगह आर इज इक्वल टू के 2 और ई एस की जगह हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे हम, ये ई एस की जगह हमने यूज़ किया के 1 ई नॉट एस डिवाइडेड बाई के माइनस 1 प्लस के 2 प्लस के 1 एस। तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा रेट आता है किस रिएक्शन का, जिसमें हम एंजाइम को एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, उसका रेट हमारे पास आता है। ये रिएक्शन के बारे में हमें बताया था इन 1913 में दो साइंटिस्ट बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने काम किया था। एक का नाम था एल माइकेलिस एंड सेकंड का नाम था मिस मॉड मेंटिन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके कहा कि हम एंजाइम को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करके एक रिएक्शन में उसका रेट निकाल सकते हैं। तो उस टाइम पे हमारा फिर ये रेट आ गया। ठीक है, उन्होंने साथ में क्या हमें कहा, उन्होंने साथ में कहा कि अगर हम मैक्सिमम रेट करेंगे उस टाइम पे हमारा ई जो है वो ई नॉट के बराबर हो जाता है, और हमारे पास रेट जो होता है वो के 2 ई नॉट के बराबर आ जाता है। मतलब के 2 ई नॉट की वैल्यू की जगह पे हम आर मैक्स लिख सकते हैं, और हम कह सकते हैं आर मैक्स इज इक्वल टू के 2 ई नॉट। ठीक है, आपको ये फार्मूला भी याद रखना चाहिए, कभी कभी ये भी आपको सिर्फ यूज़ हो जाता है। ई नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ई नॉट क्या है, इनिशियल, जहाँ भी ई नॉट लगाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे काइनेटिक्स में वो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसके बाद हमने किसकी जगह पे
हमने रखा K2, ये K2 और ये E0, इस K2 और E0 को हमने साथ में रखा, K1 साइड पे लाया, सेम रिएक्शन, उस K2 E0 की जगह पे हम ये R max पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास रिएक्शन बन रही, रेट बन रहा है रिएक्शन का K1 R max S डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस K1 इंटू सबस्ट्रेट। ठीक है, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ होती है वो कंसंट्रेशन कहलाती है। ये जो रेट हमें मिला, इसमें अब इतनी टर्म्स, हमें इतनी वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, K1 R max S, K1 K2 K1 S। तो हम क्या करेंगे, माइकल मेंटन ने क्या किया, इसको और शॉर्ट करने की कोशिश करी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अगर हम इस राइट हैंडेड पोर्शन को डिवाइड करेंगे, अपर और लोअर दोनों को डिवाइड करेंगे K1 से, तो हमारे पास और शॉर्ट टर्म्स यूज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग आर एच एस राइट हैंड साइडेड पोर्शन बाय K1 वी गेट व्हाट वी गेट। उन्होंने कहा यहाँ पे देखिए K1 R max S को डिवाइड किया K1 से, और लोअर पोर्शन जो था K1 S प्लस K-1 प्लस K2 उसको भी डिवाइड किया K-1 से। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला K और ये वाला K कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास ये जो टर्म होती है K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K माइनस ये सिंपल 1 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट नया आ जाता है हमारे सामने Km, जिसको हम क्या कहते हैं, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, या कहीं कहीं पे आपको माइकल कांस्टेंट भी कहा जाएगा या लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें सिर्फ कितनी वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, सिर्फ 4 ही वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। तो Km इज इक्वल टू Km क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, माइकेलिस कांस्टेंट या माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आया रेट ऑफ रिएक्शन इन विच वी आर यूजिंग एंजाइम एज अ कैटलिस्ट। Km जो है इसका यूनिट हमारे पास क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इस पे जब हम ग्राफ्स बनाते हैं इस एंजाइमेटिक रिएक्शंस की काइनेटिक्स पे, इसकी काइनेटिक्स पे जब हम ग्राफ देखते हैं तो हमें 3 टाइप के ग्राफ मिलते हैं जो इस तरीके से हैं, माइकेलिस मेंटन ग्राफ, लीनियर वेवर ग्राफ और एडी हॉफस्ट्री ग्राफ। ठीक है, क्या क्या, एडी हॉफस्ट्री ग्राफ। जो माइकल मेंटन ग्राफ है, कौन सा, जो माइकल मेंटन ग्राफ है, ये हमें किस किस क्या वर्सेस क्या देता है, ये हम आर वर्सेस एस लेते हैं। ठीक है, रेट आर क्या है, ये यहाँ पे रेट वर्सेस सबस्टेट। लीनियर वेवर क्या है, इसका इनवर्स है 1/r वर्सेस 1/s करके। और जो एडी हॉफस्ट्री क्या है, एडी हॉफस्ट्री ये है हमारे पास R/S, ये आर मैक्स नहीं है, ये आर रेट है, R/S वर्सेस R। तो ये 3 ग्राफ हमें आगे पढ़ने हैं एंजाइमेटिक काइनेटिक्स में। ठीक है, तो पहला ग्राफ आया हमारा माइकेलिस मेंटन ग्राफ, रेट वर्सेस सबस्ट्रेट। अब हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या आया रेट का, रेट इज इक्वल टू R max S डिवाइडेड बाई S प्लस Km। तो हम जानते हैं जब इस साइड जो हम ले रहे हैं y एक्सिस पे और जो x एक्सिस पे ले रहे हैं, x एक्सिस के साथ में जो भी टर्म जुड़ी हुई होती है मल्टीप्लिकेशन में, तो वो पूरा स्लोप कहलाता है, और उसके बाद जो सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में होता है वो इंटरसेप्ट कहलाता है। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है s के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो रेट वर्सेस s गिव्स अस स्लोप R max बाई S प्लस Km। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमें क्या लगता है कि जब हम सिंपली कोई कंडीशन नहीं दी हुई होगी तो तब जब हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो उसमें रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन में हमें स्लोप मिलता है विदाउट एनी इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो स्लोप आएगा, ग्राफ आएगा माइकल मेंटन का, विदाउट एनी कंडीशंस आएगा। आगे हमें कंडीशंस दी हुई होती हैं कभी कभी, तो उस टाइम पे हमारे
3 केसेस आते हैं हमारे माइकल मेंटन ग्राफ के लिए। तो देखते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं। पहला केस है हमारा कि रिएक्शन की स्टार्टिंग में हमारे पास जो Km होता है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम 2 रेट कांस्टेंट को ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या कर रहे होते हैं? 2 रेट कांस्टेंट को ऐड कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग के लिए हमारे जो कंडीशन इनिशियल स्टेज में हम देख रहे होते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ Km इज़ वेरी वेरी लार्ज देन सबस्ट्रेट। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हम इस S+Km को जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है रेट के, उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास कितना क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? सिर्फ Km। इसीलिए हमने क्या कहा यहाँ पे S+Km इज इक्वल टू Km। ठीक है, तो फिर हमारे पास रेट क्या आएगा? रेट आएगा हमारे पास रेट इज इक्वल टू R max S डिवाइडेड बाई Km। तो इससे हमें क्या लगता है? हम लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। एस के ऊपर पावर 1 है, दैट मीन्स इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए ग्राफ हमारे पास ऐसा ही आएगा। कौन सी? इनिशियल स्टेजेस के लिए। सेकंड स्टेज हमारे पास आती है कि एंड ऑफ द रिएक्शन क्या सिस्टम रहेगा। सा एंड एंड पे, तो एंड पे क्या होता है? एंड पे हमारे पास Km छोटा हो जाएगा और सबस्ट्रेट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? छोटी वाली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं और हम लिखते हैं Km प्लस एस की जगह पे एस ही। तो रेट आएगा हमारे पास R max S डिवाइडेड बाई एस। ये एस कैंसिल कर देंगे तो रेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमारे पास रेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कंडीशन सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है, और जीरो ऑर्डर में हमें क्या मिलता है? जीरो ऑर्डर में हमें कांस्टेंट वैल्यू, मतलब वो विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट चेंज नहीं होती है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही होती है। कि रेट में कोई चेंजेस नहीं आती है, सबस्ट्रेट की वैल्यू कंसंट्रेशन की बढ़ती जाती है या फिर कम होती जाती है, लेकिन रेट ना घटता है ना बढ़ता है, कुछ भी नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड कंडीशन। तीसरा केस हमारे पास आता है कि कभी कभी क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस कम्स इक्वल टू माइकल मेंटन कांस्टेंट। उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास हमने लिखा हुआ था रेट इज इक्वल टू आर मैक्स एस डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड प्लस Km। तो हमने कहा जब हमारे पास क्या होगा? S इक्वल टू Km हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? S की जगह पे या Km की जगह पे S लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? हम सब करते हैं ताकि कैंसिल कर सकें कुछ चीज़ को। तो हम करेंगे जो कैंसिल करने की हमें सिचुएशन दे वही चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे। हम क्या करेंगे? R max S डिवाइडेड बाई S प्लस S। तो हमारे पास ऐसे है, तो हम क्या करेंगे? आर मैक्स एस डिवाइडेड बाई 2s। देखिए, जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती तो तब हम स्क्वायर करते हैं, जब एडिशन होती तो हम कहेंगे हमारे पास 2s आए, तो मैंने 2s लिखा। दिस विल कैंसिल दिस s, तो हमारे पास रेट आएगा आर मैक्स बाई 2। तो भाई जो भी चीज़ है वो फ्रैक्शन में आ रही है, पॉइंट्स में आ रही है, तो हमारे पास क्या आएगा? ऑर्डर जो भी होगा वो पॉइंट्स में आएगा। ऑर्डर क्या आएगा? या तो ऑर्डर फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/2 या 3/2, p/q की फॉर्म में आएगा। ऑर्डर किस फॉर्म में आएगा? हमारा ऑर्डर आएगा p/q की फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन में आएगा। उसको पूरा सॉल्व करो तो पॉइंट्स में आता है। तो फ्रैक्शनल में हमारे पास ऑर्डर, ये जो फर्स्ट ऑर्डर हमारा स्ट्रेट जा रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था। तो 1 से कम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो 1 से कम फ्रैक्शंस में आता है, लेस देन 1 फ्रैक्शन में आता है हमारे पास, इसलिए इसने क्या किया? बेंड किया। ठीक है, ये बेंड हो गया, ना ये स्ट्रेट जा पाया ना ये बिल्कुल आगे जा पाया, तो ये इन बिटवीन जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर आया। तो इसलिए मैंने इसको डैश डैश से क्या किया? शो किया हुआ है। तो हमारे पास 3 कंडीशंस के लिए मैंने एक ही ग्राफ बनाया हुआ है, या फिर अगर मैं यहाँ आप चाहो तो अलग बना सकती हूँ। फर्स्ट कंडीशन के लिए मेरे पास ये ग्राफ आएगा R/S। सेकंड कंडीशन के लिए मेरे पास आएगा ऐसे करके ग्राफ, और थर्ड कंडीशन के लिए मेरे पास आएगा सिंपली
ऐसे करके ग्राफ, ठीक है। तो इन तीनों को मैंने एक ही ग्राफ में शो करने की कोशिश करी है। ये बीच वाला फ्रैक्शनल है, जब हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी, थर्ड कंडीशन होगी। ये जीरो ऑर्डर मतलब जब हमारे पास सेकंड कंडीशन होगी ऐसा ग्राफ आएगा, और जब हमारे पास इनिशियल स्टेज होगी रिएक्शन की तब हमारे पास ये ऑर्डर आएगा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही।